मुंजा जो है एक शक्ति होती है जो सबसे ज़्यादा गुजरात में और महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में देखा जाता है और चलता है। अगर आपके पितृ नाराज चल रहे हैं या गुस्से में हैं या भूखे हैं या XYZ उन्हें कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आ रही है तो आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। इस दुनिया में दो रास्ते होते हैं, एक भोग का, एक मोक्ष का। तो जो मोक्ष का रास्ता है वो साधु चलता है, एक तांत्रिक जो है, जो गृहस्थी है, वो भोग के रास्ते पे चलता है। जब साधक के पास वो आती है तो एक अलग तरह की एक बहुत ही प्यारी एक खुशबू आती है जो कि इस दुनिया के किसी भी इत्र में नहीं है। जब वो खुशबू यहाँ पूरे वातावरण को सुगंधित करेगी तो आप एक अलग ही दुनिया में खो जाते हैं। जिंदगी हमने जब चिराग वाले जिंदगी जब उस लड़के ने साधना की थी तो 41 दिन की जैसे साधना है, तो 40वें दिन उस लड़के का घर जो है, कमरा जो है, पूरा अंगारों से उसने भर दिया था। हेलो एवरीवन, मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त ज्योति आज आपका वेलकम करती हूँ एक नए पॉडकास्ट के साथ, जहाँ हम बात करेंगे तंत्र क्या होता है, तांत्रिक कैसे होते हैं। क्योंकि हमारे बॉलीवुड ने हमें यही सिखाया है, तांत्रिक की हमेशा एक नेगेटिव इमेज क्रिएट करके दी है। तो क्या उनकी एक पॉजिटिव इमेज भी होती है? तो आज हम जानेंगे हरीश जी से, जो कि तंत्र विज्ञान सिखाते हैं एंड उनका खुद का स्कूल भी है। तो वेलकम सर। आदेश, कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया। तो सर, जैसे कि हमने आजकल वीडियोस में भी देखा है, हमारी बॉलीवुड ने हमें यही सिखाया है कि तंत्र हमेशा नेगेटिव एक इमेज क्रिएट करी है आप लोगों की। तो आज हम यही जानेंगे कि बेसिकली तंत्र क्या होता है और आप लोगों की पॉजिटिव साइड क्या होती है। हाँ, देखिए, तंत्र को भगवान शिव ने बनाया है तो तंत्र पूरा का पूरा पॉजिटिव है। तंत्र में कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो गलत हैं, उस गलत क्रियाओं की वजह से तंत्र को मखौल बना दिया, तंत्र को गलत तरीके से लोग लेके गए। इस वजह से लोग तंत्र से या तांत्रिक से लोग डरने लगे और वो जानबूझ करके या अनजाने में जिस प्रकार से भी किया है, इससे लोग दूर होते चले गए और तंत्र का जो है माहौल बिगड़ता चला गया। बेसिकली तंत्र बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। लगभग हर राजा जो भी होते थे हमारे समय के, जैसे राम जी हो गए, हमारे कृष्ण जी हो गए, और इन सभी ने लगभग पूजा पाठ किए हैं। रावण ने भी तंत्र की साधनाएं की हैं, रावण ने भी तंत्र की क्रियाएं की हैं। इस तरीके से बहुत सी साधनाएं तंत्र पर हुई हैं और होती चली आ रही हैं। बड़े बड़े हमारे सिद्ध हिंदुस्तान के अंदर रहे हैं, बड़े बड़े योगी और जो गुरु हुए हैं, वो सब टोटल तंत्र के ऊपर ही जिन्होंने साधनाएं की, सिद्धियां प्राप्त की हैं, जिसको लोग आज जानते हैं अच्छे तरीके से। जी, तो बेसिकली अभी हम स्टार्ट करते हैं कि तंत्र क्या होता है और साधनाएं क्या होती हैं। तंत्र का जो काम है, हमारे यहाँ जो तंत्र की परिभाषा है वो ये होती है कि एन कैन प्रकारेण, किसी भी तरीके से, किसी भी पद्धति से अगर आप कोई भी पराशक्ति, ऐसा शक्ति जो दूसरे ग्रह में रहती हो, पारलौकिक शक्ति की अगर हम किसी की भी मदद ले रहे हैं, चाहे वो देव हो, चाहे वो दानव हो, चाहे वो भूत हो, चाहे वो प्रेत हो, किसी शक्ति की अगर हम मदद ले रहे हैं तो मतलब कि हम तंत्र कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है, तो हमारे यहाँ तंत्र की जो परिभाषा है वो किसी भी शक्ति, हमारे यहाँ भूत या प्रेत या देवी या देवता सब एक तरह से ही रहते हैं और इनकी साधनाएं जो की जाती हैं, देवताओं की भी साधनाएं की जाती हैं, भूत प्रेतों की भी साधनाएं की जाती हैं। इनको जो साधने की जो प्रक्रिया है, इनको बुला के इनसे काम लेने की जो प्रक्रिया है, उसे साधना कहा जाता है। अच्छा, तो सर, जो ये भूत प्रेत की जो साधनाएं होती हैं, क्या हमेशा पॉजिटिव होती हैं? क्योंकि काफ़ी लोग आजकल जब हम देखते हैं, वीडियोस में देखा है कि भूत को हम बुलाते ज़रूर हैं लेकिन फिर वो जाने में बड़ा दिक्कत करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस हो, अगर आपके पास एक गुरु मौजूद हो, तो तंत्र में आपको कोई परेशानी नहीं आ जाएगी। भूत को बुलाना भी आसान है, उसे भेजना भी आसान है और भूत से काम लेना भी बहुत आसान है। अच्छा, तो सर, जैसे कि अभी हम बात करते हैं ब्लैक मैजिक की, काला जादू, तो इनके बहुत मिसकंसेप्शन है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या परसेप्शन रहता है? देखिए, ऐसा है, ब्लैक मैजिक जो है वो हमारे यहाँ का पार्ट नहीं है। हमारे यहाँ जब से मुस्लिम लोग आए, मुस्लिम लोगों के पार्ट में है ब्लैक मैजिक। काला जादू अपने यहाँ नहीं चलता था, काले जादू का अपने यहाँ पे कोई स्थान नहीं है। अपने यहाँ पे मतलब शमशानी साधनाएं जरूर होती हैं लेकिन वो काले जादू में नहीं आती। काला जादू, शैतानी जादू जो आया है वो मुस्लिम लोगों के बाद में आया है। अच्छा, उससे पहले यहाँ ब्लैक मैजिक नहीं था। अच्छा, तो जो आप लोगों की साधनाएं होती हैं, जो तंत्र होते हैं, कुछ उनके बारे में बताइए सर। नहीं, तंत्र की साधनाएं बहुत तरह की होती हैं।
और तंत्र में बहुत तरह की शक्तियां हैं, बहुत तरह की योनियां तंत्र में पाई जाती हैं। देव योनियां होती हैं जिसमें देवी देवता सारे आ जाते हैं। देव वर्ग की शक्तियां होती हैं जिसमें अप्सराएं, यक्षिणियाँ, योगनियाँ, जो देव वर्ग की साधनाएं, गंधर्व हो गए, गंधर्व कन्याएं हो गई, इनकी साधनाएं जो हैं देव वर्ग में आती हैं। अच्छा। इसके बाद में आती हैं इतर योनियाँ। इतर योनियाँ ज़्यादातर उग्र होती हैं, तामसिक रहती हैं, सात्विक भी रहती हैं, लेकिन दोनों ही तरह की शक्तियाँ पाई जाती हैं। इतर योनियों में आपके भूत आ जाते हैं, प्रेत आ जाते हैं और मसान आ जाते हैं, खबीश, पिशाच, चंडाल, ये पैशाचिक साधनाओं में चले जाते हैं। ये इतर योनि में नहीं आते। हमने इसका वर्गीकृत किया हुआ है सबको। अच्छा। ठीक है ना। तो इनके बारे में विस्तार से किसी को अगर डिटेल जाननी है तो वो हमारी एक किताब लिखी हुई है, अलौकिक शक्तियों का परिचय। उस किताब में हमने विस्तार से 85 शक्तियों का पूरा विस्तार से परिचय दिया हुआ है। अच्छा। हाँ, उसमें सारा हमने दिया है कि कौन शक्ति क्या खाती है, क्या पीती है, कैसे रहती है और किस तरह की दिखाई देती है, कैसे उसके वस्त्राभूषण होते हैं, कितनी महीन उसकी आवाज़ है, कितनी मोटी आवाज़ है या भर्राई हुई आवाज़ है, उसका पूरा हमने विवरण दिया हुआ है। किसी व्यक्ति पे यदि वो लग जाती है तो उसके लक्षण, उसके क्या दृष्टिगोचर होते हैं, उसका इलाज कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको प्रत्येक 85 शक्तियों की अलग अलग विवरण हमने पूरे विस्तार से दिए हुए हैं। किसके पैर उल्टे होते हैं, किसके पैर सीधे होते हैं, ये भी होता है। ये भी होता है। तो जैसे बेसिकली चुड़ैलें जो होती हैं, चुड़ैलों के पैर ही केवल उल्टे होते हैं, बाकी और जो शक्तियाँ होती हैं उनके पैर उल्टे नहीं होते। जैसे भूत हो गए, प्रेत हो गए, तो उनके पैर उल्टे नहीं होते, वो सीधे मनुष्य रूप में ही ज़्यादातर भूत या प्रेत दिखाई देते हैं। अच्छा, तो सर मेरी बहुत क्यूरियोसिटी है ये जानने की, आई गेस हमारे ऑडियंस की भी होगी, कि आप इस तंत्र में कैसे आए, इस साधना में? तंत्र में मेरा तो बचपन से ही मतलब दिल जो है तंत्र में ही लगा हुआ है। कुछ लोग जैसे होते हैं कि वो बचपन से ही एक फील्ड के मास्टर रहते हैं, तो मैं जब से मुझे होश संभाला है तब से मैं तंत्र ही कर रहा हूँ पूरा। अच्छा। अच्छे से, जब से बहुत छोटी उम्र से। आप ऐसा समझिए कि जब मैं 7वीं क्लास में था तब से मैं शमशान जा रहा था, शमशान से भस्म वगैरह लेके भगवान शिव का पूजन अभिषेक करना, और जिन्नों की साधना भी मैंने 7वीं क्लास में स्टार्ट कर दी थी। तो ये जिन होते हैं, जैसे कि आजकल क्या, हमारे बचपन में हमने देखा है चिराग को घिसो तो वो जिन आ जाता है, तो ये पॉसिबल होता है? हाँ, चिराग को घिस करके भी जिन्न प्रकट होते हैं। ऐसे मैंने लगभग 6-7 लड़कों को, हमारे जो शिष्य हैं उन शिष्यों को मैंने लगभग 6-7 लड़कों को ऐसी साधनाएं संपन्न करवाई हैं जिसमें ऐसे चिराग को घिसने के बाद में उससे जिन्न निकल के प्रकट होता है और वो काम करता है। आज भी उनके पास में वो जिन्न मौजूद है और पूरा काम करता है। ऐसा होता है? ऐसा होता है रियल में। ओके, तो ये जिन्नात ये सब, ये असल में मुस्लिम धर्म की शक्तियां हैं। अच्छा। जिन्न जो है अपने हिंदू धर्म की शक्तियों में नहीं पाए जाते हैं। जिन्न हो गए, परियां हो गई, मोक्किल हो गए, जिन्नात हो गए, और ये जो सारी शक्तियां हैं ये आती हैं मुस्लिम धर्म के अंतर्गत। अपने हिंदू धर्म में भूत प्रेत आते हैं, जिन्न नहीं आते। तो सर जैसे हम वीडियोस में देखते हैं, एक मूवी भी आई है मुंजिया, तो वो एक्चुअली होता है? हाँ, मुंजा जो है एक्चुअली में ही होता है। ये मूवियाँ जितनी भी बनाई जाती हैं, बॉलीवुड किसी भी चीज़ पे मूवी बनाने से पहले थोड़ी सी रिसर्च करता है। रिसर्च करने के बाद इसके जो मास्टर होते हैं, इसके जो विद्वान होते हैं, उनसे मिलने के बाद स्टोरी कहानियाँ बनाई जाती हैं और फिर उस पर मूवी फिल्माई जाती है। मूवी जो दिखाया गया है बस थोड़ा सा कहानी तो अपडेट कर ही देते हैं, लेकिन मुंजा जो है एक शक्ति होती है जो सबसे ज़्यादा गुजरात में और महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में देखा जाता है और चलता है। हमारे यहाँ इस यूपी में या उत्तर प्रदेश के अंदर, आप ऐसा समझो पंजाब में, हरियाणा साइड में, इधर मुंजा नहीं पाया जाता। मुंजे का बेसिकली रोल सबसे ज़्यादा, इसकी जो पूजा होती है, इसकी जो मान्यता है, वो महाराष्ट्र में ही सबसे ज़्यादा है और गुजरात में दूसरे नंबर पे। अच्छा। हाँ, लेकिन ये होता है और पूरा शक्तिशाली होता है, जैसा दिखाया जाता है बच्चे के रूप में ही होता है। तो ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है? हाँ, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है, बहुत तरह के कार्य ये कर सकता है। इससे लोग नोट बरसाने का काम सबसे ज़्यादा लेते हैं, ज़मीन से धन निकालने का काम इससे लेते हैं। इस तरह के काम ये करता है। किसी के ऊपर अगर छोड़ देते हैं तो किसी को परेशान कर देना या किसी को मार देना या किसी को बीमार कर देना, ये भी इसका बड़े आसानी से ये मुंजा कर लेता है। ओके, तो सर जैसे कि आपने कहा कि आप बचपन से हैं इसी फील्ड में, तो अगर किसी को इसी फील्ड में आना हो या तंत्र में आना हो, साधना में आना हो, तो ये कह लीजिए आपके इनबिल्ट होता है या फिर कोई भी आ सकता है? नहीं, इसमें कोई भी आ सकता है। तंत्र कोई भी आराम से सीख सकता है। जैसे एक आदमी डॉक्टर बन सकता है, जैसे एक इंजीनियर बन सकता है, जैसे एक आदमी लड़का बच्चा पढ़ने के बाद में वकील बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, उसी तरीके से एक व्यक्ति तांत्रिक बन सकता है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं, इसके लिए कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपका किसी विशेष नक्षत्र में पैदा होना इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। नॉर्मल आप किसी भी तरीके से हों,
किसी भी फील्ड से हों, किसी भी जाति से हों, किसी भी धर्म से हों, किसी भी उम्र के हों, इसमें उम्र भी कोई मायने नहीं रखती है। अच्छा। हाँ, तो भी आप आसानी से तंत्र को सीख सकते हैं। बस आपकी दिलचस्पी इसमें होनी चाहिए, आपका श्रद्धा विश्वास इसमें होना चाहिए, और आप बहुत ही आसानी के साथ तंत्र को बहुत प्यार से आप आराम से सीख सकते हो। ओके, तो एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे आपने पॉजिटिव साइड कुछ हमें बताइए अपने तंत्र की, साधनाएं की, क्योंकि नेगेटिव तो पूरी दुनिया में भरी हाँ, हुई है। सही बात है। तो एक्चुअली तंत्र और साधनाओं से हम कैसे अपनी लाइफ को हेल्प कर सकते हैं? देखिए, सारे देवी देवता लगभग हिंदू धर्म के हर घर में पूजा पाठ तो होता ही है, जो ये साबित करता है कि तंत्र हर घर में पूजा जा ही रहा है। हर साल में हम लोग पितृपक्ष मनाते ही हैं। पितृपक्षों में अपने पितरों की, यानी कि जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे पिताजी दादाजी, उनका हम एक श्राद्ध करते हैं। 16 दिन कंटिन्यू वो किया जाता है। ठीक है, आने वाले हैं श्राद्ध जो है अभी। तो अब क्या है कि इस तरीके से जो कंटिन्यूटी की जा रही है हमारे यहाँ पे सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से, तो वो ये आपको बताती है कि आपके यहाँ तंत्र चल रहा है कंटिन्यू, पूजा पाठ चल रही है कंटिन्यू। यहाँ जो भूत या प्रेत या मृत जीवन के बाद की जो मान्यताएं हैं वो हजारों साल से चलती चली आ रही हैं, और इसको करने से लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर आपके पितृ वगैरह हैं, आपके पिताजी दादा परदादा जी, अगर आपके पितृ पूर्ण तरीके से खुश हैं, संतुष्ट हैं, तो आपकी लाइफ या भौतिक जीवन भी आपका लाइफ संतुष्ट रहेगा। और अगर आपके पितृ नाराज चल रहे हैं या गुस्से में हैं या भूखे हैं या XYZ उन्हें कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आ रही है, तो आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। आपका कैरियर भी खराब हो सकता है, आपके बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं, आपके घर में शादी के जो मांगलिक कार्य होते हैं वो होने बंद हो जाते हैं, घर में कोई ना कोई व्यक्ति ज़्यादातर पीड़ित होता है, बीमार बना रह सकता है। पितृदोष के ये लक्षण होते हैं, और पितरों की नाराज़गी होना कभी कभी स्वाभाविक भी होता है। तो नॉर्मली छोटी मोटी पूजा दे करके उनको संतुष्ट किया जाता है। उसके लिए हम लोगों ने साल में ये 16 दिन के कनागत जिसे बोलते हैं हम लोग, वो अपने आते हैं, और इनमें हम 16 दिन अपने पितरों की पूजा करके और इनकी पूजा करके इन्हें संतुष्ट करते हैं। ओके, तो ये जो तंत्र है ये हमारी हेल्थ, वेल्थ या रिलेशनशिप, इसको भी हेल्प करता है पूरे तरीके से। देखिए, तंत्र में ना बहुत तरह के देवी देवता काम करते हैं, और अलग अलग देवी देवताओं को हमने बनाया है। जैसे लक्ष्मी माता जी जो हैं वो धन देने के लिए सबसे अच्छी हैं। आप धन के लिए कुबेर जी की पूजा कर सकते हैं, धन के लिए आप शिव जी का भी पूजन कर सकते हैं, धन के लिए आप इंद्रदेव का पूजन कर सकते हैं। माता दुर्गा जी अपना काम करती हैं। हनुमान जी से आप शक्ति के लिए, रक्षा के लिए आप आशीर्वाद उनसे ले सकते हैं। तंत्र बाधा काटने के लिए भी हनुमान जी सबसे अच्छे आते हैं। ठीक है, भैरव की पूजा भी आप लोग करते हैं, वो भी तंत्र में बहुत अच्छा उनका वो काम रहता है। तो सर, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि कुछ साधनाओं, जो आपकी साधनाएं हैं, कुछ आपके तंत्र हैं, उनके बारे में बताइए कि वो किस प्रकार की होती हैं। देखिए, नॉर्मली बेसिकली आज सबसे ज़्यादा ना अप्सराओं की साधनाएं चल रही होती हैं। आज हमारे पास सबसे ज़्यादा जो साधक हैं वो अप्सराओं की साधनाओं में उनको सिद्ध करने के लिए ज़्यादातर हमारे पास आते हैं। और मेरे लगभग एक आंकड़ा अगर निकाला जाएगा तो लगभग सबसे ज़्यादा जो शिष्य हैं उनको अप्सराएं सिद्ध हैं, जिन्न सिद्ध हैं। ये दो शक्तियाँ सबसे ज़्यादा लोगों को सिद्ध हुई हैं अभी तक, एक अनुपात के हिसाब से। तो बेसिकली अप्सराओं पे हम चर्चा अगर करते हैं तो अप्सराएं नॉर्मल एक स्त्री की, सामान्य स्त्री की तरह ही होती हैं, सुंदर होती हैं, खूबसूरत होती हैं, और स्त्री वर्ग होने के कारण उनके अंदर एक मांग होती है कि केवल आप उन्हीं के साथ में संबंध वगैरह बनाने, फिजिकली अगर आपको होना है तो केवल उसी के साथ में उसमें रहा जाता है। ये उसकी एक प्रमुख शर्त होती है। कभी कभी वो पत्नी के साथ भी ग्रस्त में रह लेती हैं, कोई परेशानी इसमें नहीं आती। अप्सराओं का सौंदर्य जो है वो अपूर्व है, बहुत ज़्यादा। पूरी बॉडी उनकी अलग तरीके से निखरती है, और जब साधक के पास वो आती है तो एक अलग तरह की एक बहुत ही प्यारी एक खुशबू आती है, जो कि इस दुनिया के किसी भी इत्र में नहीं है। जब वो खुशबू यहाँ पूरे वातावरण को सुगंधित करेगी तो आप एक अलग ही दुनिया में खो जाते हैं। उसकी पाजेबों की झनकार भी एक अलग तरह से आवाज़ करती है, जो सामान्यतः आपको कहीं सुनने को देखने को नहीं मिलेगी। बेसिकली इसका जो खुशबू है वो बहुत ही आनंदित कर देती है। आज व्यक्ति जो एकदम अलग रूहानियत में खो जाता है। ओके, तो ये जो आपकी साधनाएं हैं परियों की, आप कह लीजिए, तो ये कैसे हेल्प करती हैं? ये आपके जो काम हैं, आपका कोई भी बिजनेस है या आपका कोई भी धंधा है या आप दुकान चलाते हैं, तो उसमें बेसिकली ये मतलब आपके जो कस्टमर्स हैं उनको लेके आती हैं। आपका जो सौदा है, आप कोई सामग्री बेच रहे हैं, उसको ज़्यादा बेचने में हेल्प करती हैं।
और जो भी आपका कोई बिजनेस है उस बिजनेस को बहुत ज़्यादा ग्रोथ करती हैं, जिससे आपके पास इनकम आती हैं। ये आपको और भी तरीके से फाइनेंस में आपको सपोर्ट कर देती हैं। कभी कभी अपनी तरफ से भी कुछ धन आपको लेकर के दे देती हैं। कुछ सोने की या सोना आभूषण वगैरह की कोई वस्तुएं आपको गिफ्ट कर देती हैं। कुछ ऐसी चमत्कारिक चीज़ें आपको खिला पिला सकती हैं जिनसे ये व्यक्ति का, आदमी का जो व्यक्तित्व बदल जाता है, ऑरा बदल जाता है, बुद्धि बदल जाती है, क्षमताएं व्यक्ति की एकदम तेज हो जाती हैं, और जिससे वो अपने बिजनेस में या अपने काम में या अपने फील्ड में ना मास्टर होता चला जाता है। अच्छा, तो सर ये जो तंत्र है ये कोई भी गृहस्थ जीवन का इंसान कर सकता है या कोई साधु साधना करने वाला इंसान ही कर ऐसा सकता कुछ है? नहीं है। ये जो साधनाएं हैं, कोई भी व्यक्ति, आम आदमी जो है वो साधनाएं कर सकता है। उसके लिए गृहस्थी होने की जरूरत नहीं है। तंत्र को बेसिकली गृहस्थी ही करते आ रहे हैं। अच्छा, साधु लोगों का जीवन अलग है। इस दुनिया में दो रास्ते होते हैं, एक भोग का, एक मोक्ष का। तो जो मोक्ष का रास्ता है वो साधु चलता है। साधु जो है, संत जो है, वो जो है मोक्ष के रास्ते पे चलता है। एक तांत्रिक जो है, जो गृहस्थी है, वो भोग के रास्ते पे चलता है। तो हम लोग भोग मार्गी हैं। हमारे सारे शिष्यों को मैं ये बात स्पष्ट रूप से बोल देता हूँ कि हम लोग भोग मार्गी हैं, हम लोग मोक्ष मार्गी नहीं हैं। ओके। तो हम लोग भोग है या संसार का है, इसका पूरा जीवन का आनंद लेते हैं और अपने परिवार को हंसते खेलते हुए, तंत्र करते हुए, लोगों की मदद करते हुए, लोगों के जो बिहारी, बीमारी, दुखारी, परेशानियां होती हैं उनको ख़त्म करते हैं। लोगों में, समाज में काफ़ी लोगों की हमने हेल्प की है अब तक। ऐसा होते होते व्यक्ति का आराम से, आनंद से गुजरता है जीवन। ओके, तो जैसे आपने बताया आपने काफ़ी लोगों की मदद करी है, तो कुछ ऐसी हमारे पास आपके पास काफ़ी सारी एक्सपीरियंस होगा, तो आप हमें कुछ शेयर करना चाहें? देखिए, ऐसे तो बहुत सारे अनुभव हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने काम किया है तंत्र में। जैसे जिन्न की जो साधना हमने करवाई है उसके बारे में भी मैं आपको वापस से बता देता हूँ। मैंने एक पॉडकास्ट में और भी पहले बताया था कि जिन्नों की जो साधना है बहुत अच्छी साधना होती है। जिन्न की हमने जब चिराग वाले जिन्न की जब उस लड़के ने साधना की थी तो 41 दिन की जैसे साधना है, तो 40वें दिन उस लड़के का घर जो है, कमरा जो है, पूरा अंगारों से उसने भर दिया था। आप ऐसा सोचिए कि इतने बड़े बड़े अंगारे जो हैं, जलते हुए कोयले, वो पूरे बरसे थे। क्योंकि जिन्न की बेसिकली कुरान कहता है कि जिन्न जो है अग्नि से पैदा हुआ है, आग से उसकी उत्पत्ति बताई जाती है। तो उसने पूरे अंगारे बरसाए थे। लड़के ने ना घेरा लगा रखा था, हम लोग सुरक्षा घेरा लगाते हैं, उसको सुरक्षा घेरा बोलते हैं। तो घेरे के अंदर लड़का बैठा हुआ था, वो अपना जाप कर रहा था। वहाँ पे जब अंगारे बरस रहे थे तो वो कह रहा था कि गुरुजी बस मैं आपका नाम लेकर के बैठा रहा, मुझे कोई हानि नहीं हुई, मेरे घेरे के अंदर कोई भी कोयला नहीं आया, कोई मुझे परेशानी नहीं हुई। पूरा उसने बैठा रहा हिम्मत करके। और अगले नेक्स्ट डे 41वें दिन जो है जिन्न उसके सामने प्रकट हुआ और उससे सारी बातें उसकी हुई। बेसिकली मनुष्य के रूप में ही ये शक्तियाँ प्रकट होती हैं ज़्यादातर। अच्छा। बस थोड़े बहुत इनके चेंजेस होते हैं कि किसी के नाक में थोड़ा सा कुछ हो सकता है पहना हुआ, कानों में किसी ने कुछ पहना हुआ हो सकता है। इस तरह के इनके जिन्नों के जो रूप में थोड़े कोई पहलवान टाइप के हो सकते हैं, कभी कोई पतले भी होते हैं, कुछ के कपड़े भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। अच्छा, इनके रंग भी थोड़े से बदले हुए होते हैं। जिन्नों का क्या है कि रूप किसी का नीला हो सकता है, किसी का हरा हो सकता है, पूरे सफ़ेद एकदम वाइट जिन्न भी होते हैं। किसी के बाल नहीं होते, किसी एकदम कोई बिल्कुल सर पे गंजा होता है, या किसी के बहुत लंबे बाल भी होते हैं, किसी की पूरी बॉडी पे बाल होते हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार के जिन्न होते हैं। तो उस जिन्न के साथ उसके फिर सारे वचन हुए। तीनों वचन होने के बाद में उस जिन्न ने एक सामान मांगा था कि मैं चिराग में रहूँगा। चिराग था हमारे पास में, तो बोला कि मैं चिराग में रहूँगा। चिराग में रहने के बाद में पर मेरा जो चिराग जहाँ रखा जाएगा उस जगह पर कामिया सिंदूर बिछाना है। तो कामिया सिंदूर एक ऐसी चीज़ होती है जो आसानी से कहीं दुकानों पे मिलती नहीं है। ये बेसिकली कोई शक्ति ही आपको ला के दे सकती है। तो हमने उससे कहा था कि भाई हमें तो मिलेगा नहीं कहीं पर, तू क्या करेगा? तो उसने खुद ही हमसे पैसे लिए, लगभग 33,000 रुपये वो लेके गया जिन्न जो है हमसे, नगद कैश। और वापस में उसने हमें वो कामिया सिंदूर ला के दिया। कामिया सिंदूर की एक खासियत होती है कि उसको आप ऐसे थोड़ा लेके अपने माथे पे ऐसे तिलक लगाओगे तो शीशे में देखोगे तो शीशा टूट जाता है। अच्छा। कोई भी शीशा उसका तेज सहन नहीं कर पाता, इतनी उसकी विलक्षणता होती है। कुछ लोग कामाख्या के अंदर जो सिंदूर मिलता है उसी सिंदूर को लोग कामिया सिंदूर बोल के बेच देते हैं, लेकिन वो असल में कामिया सिंदूर नहीं होता, वो कामाख्या का सिंदूर होता है। एक होती है सिंगरफ जिसमें से पारा निकलता है, ठीक है। तो जो पारा निकलता है, सिंगरफ जो होती है वो डेल टाइप में होती है, ठोस होती है।
उसको भी कुछ लोग पाउडर के फॉर्म में या ऐसे ही डेल के रूप में भी उसको कामिया सिंदूर बना करके हजारों लाखों रुपए में बेच देते हैं, लेकिन वो भी असली कामिया नहीं होता है। असली कामिया कोई शक्ति ही आपको ला के दे सकती है, कहाँ से लाती है उसका सोर्स किसी को नहीं पता। तो अच्छा। उस कामिया सिंदूर को लेके हमने उसे ज़मीन पे रखा, उसके ऊपर चिराग को रखा, उस पर आज भी वो चिराग वैसा का वैसा ही रखा हुआ है। चिराग को महीने में एक बार रगड़ना पड़ता है, उससे जिन्न को बुलाना पड़ता है, बाकी टाइम पर वो अपने मंत्र के जाप करने पर ही या याद करने पर वो हाजिर हो जाता है और काम करता है। आज भी बेसिकली मेरे लगभग 7 ऐसे शिष्य हैं जिनके पास में चिराग वाले जिन्न मौजूद हैं। चिराग में बेसिकली जिन्न रहता है और काम भी करता है अपना। ओके। उससे कोई भी वस्तु आप मंगा सकते हो। तो क्या ये पॉसिबल होता है, जैसे आपकी साधना संपन्न हुई तो आप जिनको वापस भेज सकते हैं? हाँ, जिन्न को जैसे अगर आपको मान लीजिए आपको छोड़ना है, जैसे बोलते हैं कि पूरी आपको मुक्ति पानी है उससे, या आपको उसे मुक्त करना है, तो आप नॉर्मली उसे वचन से मुक्त कर सकते हैं। अच्छा। कोई परेशानी नहीं है, आसानी से कोई भी शक्ति का आप कोई विसर्जन कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो सारा खेल गुरु का है। मेरे अब तक हजारों शिष्य हो गए, 30-35 हज़ार मेरे अब तक शिष्य हैं, दीक्षित हैं, जो तंत्र से दीक्षित है मेरे से, लेकिन किसी का भी आज तक कोई सर नहीं दुखा, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। वैसे तो किसी ने कोई चीज़ें छोड़ी नहीं है, 1-2 चीज़ों को छोड़ने की जब बात आई है तो आसानी से चीज़ें छूट जाती हैं, कोई परेशानी नहीं आती है। सारे रास्ते मेरे हैं, मैं बनाता हूँ, तो अच्छा। मेरा काम है। तो सर आपके बारे में मैंने और भी वीडियोस देखी हैं जिसमें आपने पिशाचनी हाँ। इन लोगों के बारे में बात करी है, तो कुछ उनके आप एक्सपीरियंस के बारे में हमें बताइए। पिशाचनी का भी बहुत अच्छा होता है। अभी लेटेस्ट हमने 2 महीने पहले ही एक अपने शिष्य को पिशाचनी सिद्ध करवाई है, और पिशाचनी बड़ी अच्छी शक्ति है होने के लिए। तो बस लोगों ने थोड़ा सा खुद के अपने जो नियम हैं वो नहीं रख पाते, खुद अपनी शर्तों पे टिक नहीं पाते, खुद अपने वचन तोड़ देते हैं, दोष पिशाचनी को देते हैं। सारा खेल पिशाचनी पे या कोई भी आप शक्ति सिद्ध करते हैं तो 3 वचन उनके किए जाते हैं, उन 3 वचन का सारा खेल है। अच्छा। तो जब तक आप उस 3 वचन पे रुके हुए हैं तो आपको पिशाचनी भी कष्ट नहीं देगी, और आपने अगर वचन तोड़ दिए तो फिर आपको हनुमान जी भी नहीं छोड़ते। सारा है वचनों का। अब वचन आप कैसे कर रहे हैं? पिशाचनी से अभी हमारे लेटेस्ट 2 महीने पहले लगभग एक साधक के वचन हुए हैं, और वो उसके साथ कंटिन्यू रह रही है, बहुत अच्छे से रह रही है, कोई परेशानी नहीं है, पूरा उसका काम कर देती है। अच्छा। हाँ, पिशाचनी को रक्त दिया जाता है विशेषकर, अच्छा। खून पीती है वो। ऐसा कहा जाता है कि पिशाचनी साधकों का खून पीती है, तो वो बात तो सही है, बस थोड़ी गलत वे में गई हुई है। जैसे कि हमारे उस बच्चे से जब उस बच्चे के वचन हुए पिशाचनी से, तो ये है कि यहाँ से उंगली से ब्लेड से काट देना है या सुई से आपको चुबो के यहाँ से लगभग 5 बूंद आपको खून टपका देना ज़मीन पे, वो पिशाचनी उस रक्त को पी लेगी बस। ऐसा नहीं है कि वो गर्दन पे दांत गड़ाएगी और पूरा पी जाएगी, ऐसा नहीं होता। पिशाचनी हर शक्ति की एक छोटी छोटी इच्छाएं होती हैं, जो जैसे भी खाती पीती है उसका अपना अलग से भोजन होता है। शराब है, मांस है, तामसिक शक्तियों में आते हैं बेसिकली, तो इनको आराम से किया जा सकता है, कोई परेशानी नहीं है। और घर परिवार में भी वो कोई दिक्कत नहीं देती है। हफ्ते में 1 दिन का हमारा वचन हो रखा है उससे, तो बच्चा एकदम अभी तक ठीक है, बढ़िया, कोई परेशानी नहीं है। ऐसे और भी 2-3 साधक हैं जिनको पिशाचनियाँ सिद्ध हैं और उन्हें भी कोई शिकायत अभी तक नहीं है। ओके। तो ये तो हो गई पॉजिटिव साइड। अब कुछ नेगेटिव की बात करते हैं सर, बिकॉज आजकल मार्केट में बहुत कुछ बिकता है, वो भी नेगेटिव, तांत्रिक से रिलेटेड या आप कह लीजिए तंत्र साधनाओं से रिलेटेड। तो ये जो नेगेटिव कह लीजिए या जो ये स्पिरिट्स होती हैं, पिशाचनी, जिन, तो ये नेगेटिव कब हो जाती हैं? नहीं, नेगेटिव का काम है जब आप अपना वचन तोड़ते हैं तो ही कोई भी शक्ति नेगेटिव होती है। अच्छा। उससे पहले कोई भी शक्ति नेगेटिव नहीं होती है। शक्ति के साथ रहने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, शक्ति के सिद्ध कर लेने पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी तंत्र की जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि लोग कर्म करते हैं। तंत्र में क्या होता है कि एक पावर प्राप्त होती है, ताकत मिलती है, और ये ताकत सबसे अलग है। आपके पास पद की जो ताकत होती है, आपके पास धन की जो ताकत होती है, ये उससे कहीं ज़्यादा गुना शक्तिशाली रहती है। तो साधक के अंदर कभी कभी अहंकार आ जाता है, या साधक जो है स्त्री लोलुपता करने लग जाता है, स्त्रियों के साथ में गलत व्यवहार करने लग जाता है, शत्रु कह करके या पैसे के लालच में वो किसी को मारने लग जाता है, किसी की कोख का बंधन कर देना, किसी के बच्चे को मार देना, या किसी को परेशान कर देना, नाहक किसी को बीमार डाल देना, या किसी से 10-20-50 हज़ार लेकर के किसी को बीमार डाल दिया उसने। तो ऐसे किसी आदमी को जिसे वो जानता नहीं है, उसको जब तंत्र के प्रयोग करके वो परेशान करता है, तंग करता है, यानी कि कर्म जब गलत करता है
तो गलत कर्मों का जो फल बनता है, उस फल के कारण नेगेटिविटी घर में आती है, उस फल के कारण तांत्रिक की जो गति है वो खराब होती है। उसमें शक्तियों का या तंत्र का कोई दोष नहीं है। अच्छा, हाँ। तो सर जैसे हमने काफ़ी जगह सुना भी है, कुछ एक्सपीरियंस, पुराने एक्सपीरियंस भी सुने हैं कि कुछ खिला दिया। हाँ, वो तो ये तंत्र में बहुत सी ऐसी सामग्रियाँ होती हैं कि आप कोई भी अवमंत्रित करके आप किसी को कुछ खिला देते हैं या पिला देते हैं तो उसका वशीकरण भी हो सकता है या वो बीमार हो सकता है। ये तंत्र में चलता है, लेकिन ये ब्लैक मैजिक में नहीं आता है। ये भी नॉर्मली हमारे तंत्र का ही पार्ट्स हैं। अच्छा, ये हाँ, तंत्र का पार्ट। ये टोटल तंत्र के ही पार्ट्स हैं। ब्लैक मैजिक आजकल कहीं होता नहीं है, कोई करता नहीं है। तो जैसे कि आपने इतनी हमने बात करी अभी तंत्र और साधनाओं के बारे में, तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि तंत्र या साधनाओं में सबसे बड़ी साधना कौन सी होती है, सबसे पावरफुल साधना कौन सी होती है? देखिए, तंत्र में वैसे तो बहुत तरह की साधनाएं होती हैं जो शक्तिशाली होती हैं। अब ये है कि आप किस लेवल पे जा रहे हैं या किस तरीके से। बड़ा शब्द अलग अलग मायने में बड़ा होता है, ठीक है ना। तो जैसे कोई शक्ति है, जैसे तंत्र में सबसे बड़ी जो शक्ति मानी जाती है वो महाकाली को माना जाता है, ठीक है। माता महाकाली के साक्षात दर्शन हो जाएं, जैसे हमारे रामकृष्ण परमहंस जी थे, तो एक महाकाली के सिद्ध होने का उनको बड़ा नाम है उनका इस चीज़ को लेकर के। लेकिन तंत्र में और भी बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो इनके साथ में वर्क करती हैं, जैसे माता तारा हो गई, छिन्नमस्ता हो गई। छिन्नमस्ता को योगिनी के नाम से गुजरात में बहुत ज़्यादा पूजा जाता है। अच्छा। और वो भी बहुत तरह के चमत्कारिक कार्यों को कर देती हैं। एक छोटा सा प्रेत भी यदि किसी को सिद्ध हो जाता है तो वो भी बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है और साधक को धन से भी मालामाल कर देता है, शक्ति से भी मालामाल कर देता है, और उसका उत्तरोत्तर उसका जो जीवन है वो आगे अच्छा और बेहतर होता चला जाता है। जैसे अभी बात करें, हमने जो चिराग के जिन्न को सिद्ध किया था, तो वो जो जिन्न सिद्ध हुआ था उसने हमसे एक बात कही थी कि मैं बड़े बड़े अघोरियों के भी बस में नहीं होता हूँ, मैं आप लोगों के ऊपर मेहरबान हुआ हूँ। और लगभग उसने जो समय बताया था, कहा था कि लगभग 1600 साल हो गए। बोले कि 1600 साल के बाद में मैं किसी के पास में आया हूँ या सिद्ध हुआ हूँ, उससे पहले चिराग के जिन्न किसी के पास में सिद्ध नहीं हुए। अच्छा। इस तरीके से उसने हमें अपना जो टाइम और अपना जो परिचय दिया था, वो सऊदी से आया था जिन्न जो है, बहुत शक्तिशाली था, उसके साथ सैकड़ों और जिन्नों की फौज थी। मरीद था, इफरित जिन्न उसकी सेवा में लगे हुए थे, उसके साथ में था एक बुजुर्ग रूप में जिन्न जो था, जो उसकी सेवादार था, इफरित जिन्न। कुरान के हिसाब से इफरित जिन्न जो है बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है, लेकिन मरीद जो हैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। मरीदों से भी शक्तिशाली होते हैं तलकोस जिन्न। जब हमने इनकी साधनाएं की, इनको सिद्ध करवाया, तो हमें इनकी शक्ति की, इनकी सामर्थ्य का भी पता चला। मैं आपको एक और उदाहरण दे देता हूँ इस चीज़ का जी। जब मैंने लगभग चौथे लड़के को मैंने जिन्न की साधना जब करवाई थी, तो जब उसका जिन्न की साधना चल रही थी तो उसके पास 3 जिन्न आए थे। अच्छा। हाँ, वो तीनों जिन्न आपस में लड़ रहे थे कि मुझे सिद्ध होना है या मुझे सिद्ध होना है। 3 जिन्नों का उनका आपस में उनकी बातें चल रही थी। तो मैंने अगले दिन, मेरे पास चिराग पड़ी थी उस समय, तो मैंने तीनों चिराग रख दिए वहाँ पे। मैंने कहा जो भी जिसको आना है आ जाए, अपना वचन करवा लेना। तो एक जिन्न जो था उसमें, वो एक चिराग के अंदर ऐसे करके घुसा और निकल गया। अच्छा। ठीक है, ऐसे करके चिराग में केवल वो घुसा और घुस करके निकल गया। फिर वो दूसरे चिराग, उसने बोला कि नहीं मुझे ये चिराग पसंद नहीं है। फिर वो दूसरे चिराग में घुसा, उसने उस दूसरे चिराग में आसन लिया, स्थान लिया, और वो सिद्ध भी हुआ उसको। बाकी के 2 जिन्न थे वो अपने चले गए। कुछ समय के बाद में एक और जो मेरे पास शिष्य आया, तो मैंने वो चिराग जिसमें वो जिन्न घुस के निकला था, वो चिराग को मैंने उस लड़के को दे दिया। मैंने कहा तू इसमें अपनी साधना सिद्ध कर ले। तो जब वो उसमें सिद्ध करने के लिए बैठा, कुछ समय के लिए जब उसने जप किया, जब उसकी शक्ति उसके पास प्रकट हुई, वो जब उस जिन्न में, चिराग के अंदर वो जिन्न घुसा, तो जैसे ही वो घुसा तुरंत बाहर निकल के आ गया। और उसने बोला कि नहीं, इसके अंदर तो पवन नाम का जिन्न घुसा हुआ है। जो पहला जो जिन्न उस लड़के को सिद्ध हुआ था उसका नाम पवन था। अच्छा, ये बात हमने उस लड़के को नहीं बताई थी। अच्छा। हाँ, लेकिन उसकी शक्ति ने उसको तुरंत ही बता दिया कि इसमें तो कोई और जिन्न घुसा हुआ है, मैं इसमें चिराग में आसन नहीं लूँगा अपना, मेरे लिए दूसरा चिराग लाओ। तब दूसरे दिन, नेक्स्ट डे हमने उसको दूसरा चिराग दिया। उस चिराग में वो उसने उसमें स्थान लिया। तो यानी कि चिराग जिन्न जो है ऐसे घुस के केवल निकल के चला गया, लेकिन उसकी खुशबू जो है, उसका होना उसमें रह गया कि कोई दूसरा जिन्न उसमें प्रवेश नहीं किया। तो शक्तियाँ बहुत अलग अलग लेवल की होती हैं। तंत्र एक अलग लेवल की चीज़ है। बस आज करने कराने वाले बहुत कम लोग हैं जो रियलिटी में ही तंत्र को समझें या कर पाएँ। सर ऐसा हमने बहुत जगह भी देखा है एंड काफ़ी लोगों से सुना भी है कि
किसी ने कुछ कर दिया या कुछ करा दिया, जैसे कि अभी हमने बात करी थी कि कुछ खिला दिया। अगर अब मैं बात करूँ कि कुछ फेंक दिया, जैसे हमारे घर में कुछ दाल या कोई छींटे वीटे गिरी होती हैं, तो उनका क्या मतलब होता है और वो तंत्र हम कैसे अपने को देखिए, पहचान ऐसा सकते होता हैं? है कि कभी भी कोई भी व्यक्ति जो है तांत्रिक जो है किसी को आपको कोई सामग्री अवमंत्रित करके दे रहा है, आपने उसने कोई भस्म अवमंत्रित करके दे दी, या उसने आपको काले उड़द अवमंत्रित करके दे दी है, या आपको सरसों अवमंत्रित करके दे दी है, तो बेसिकली उस सरसों के अंदर या उस उड़द के अंदर कुछ भी नहीं होता है। अच्छा। हाँ, वो जो सामग्री होती है वो सिर्फ उस सामग्री के साथ तांत्रिक अपनी एक शक्ति को भेजता है। कोई भी एक भी शक्ति तामसिक हो सकती है, शमशानी हो सकती है, जहाँ तक है उस शक्ति को वो उस सामग्री के साथ भेजता है। और ये एक कोड वर्ड होता है कि ये सामग्री जिस घर में जाएगी तुझे उस घर को बर्बाद करना है। अच्छा। वो सामग्री किसी व्यक्ति के ऊपर अगर डाल दी जाती है, लगा दी जाती है, तो ये कोड होता है शक्ति के लिए, उसके लिए मैसेज होता है कि ये जिस व्यक्ति के सर पे डाला जा रहा है, जिसके घर में ये डाला जा रहा है, जिसके मेन गेट पे ये छोड़ा जा रहा है, उस घर को तुझे बर्बाद करना है या रक्षा करनी है। जो भी कोई है वो शक्ति के लिए सिर्फ एक कोड होता है। तो जब कोई भी शक्ति उस घर में प्रवेश करती है तो घर में थोड़ी सी नेगेटिविटी फैल जाती है, लड़ाई झगड़े होना सामान्य बात हो जाती है, और हल्का धुंधलापन, कालापन महसूस आदमी को होता है। हल्के साए आपको महसूस हो सकते हैं, रात में डरावने सपने आपको महसूस हो सकते हैं। जिस दिन आपके पास शक्ति आएगी उस दिन आपको बहुत, आपके साथ हो सकता है कोई घटना घट जाए, दुर्घटना घट जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, या मरते मरते कोई आपके बचे। इस तरह के जब एक्सीडेंट कभी भी होते हैं तो हो सकता है आपके घर पे किसी ने कोई तंत्र क्रिया की हो। तो आपने जैसे बता दिया आपने कि कैसे उस चीज़ को हम नोटिस कर सकते हैं, क्या क्या होता है, नहीं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। शक्तियों के अलग अलग सिम्टम्स हैं कि अगर वो आपके घर में नष्ट करने कोई भी सामग्री के लिए भेजा गया है तो आपके घर में नुकसान होने शुरू हो जाएंगे, आपके एक्सीडेंट होने शुरू हो जाएंगे, आपके साथ दुर्घटनाएं शुरू हो जाएंगी, आपके बच्चे पीड़ित हो जाएंगे, घर में अव्यवस्थाएं फैल जाएंगी, घर में भाई भाई में या बाप बेटे में या मतलब माता में बेटी में, किसी के साथ भी परिवार में आपस में झगड़े शुरू हो जाते हैं, पति पत्नी में झगड़े शुरू हो जाते हैं, और वो बहुत आज से बढ़ जाते हैं। छोटी छोटी बातों पे झगड़े शुरू हो जाते हैं घर में। मैंने बताया ना, एक नेगेटिविटी बहुत भयंकर फैल जाती है, एक कालापन सा बहुत ज़्यादा फैल जाता है घर में ही। एक घर आपको खाने को दौड़ता है। अगर किसी ने तंत्र घर पे किया हुआ है तो आप घर से बाहर अगर कहीं निकल रहे हैं, कहीं आप बाजार घूमने जा रहे हैं, आप अच्छा फील करेंगे। आप उस घर से जैसे ही निकल के किसी रिश्तेदारी में या कहीं बाहर निकल जा रहे हैं तो आपको बड़ा रिलैक्स फील होगा, और घर में आते ही आपका एकदम बंधा बंधा दिमाग हो जाता है, शरीर भारी हो जाता है। कोई भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं तो आपको समझ लेना है कि इस घर के अंदर ही नेगेटिविटी हुई हुई है, और आपको वहाँ पे उसको ठीक करना है, किसी तांत्रिक को बुला के उसको निकालना है। अच्छा, तो अब रेमेडीज बता दीजिए सर कि अगर ऐसा कुछ है तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए, सामान्य इलाज और सामान्य उतारे में रेमेडीज में तो यदि कोई व्यक्ति पीड़ित होता है तो आप सामान्य एक नींबू ले सकते हैं। नींबू को 21 बार आप ऐसे करके उतारोगे, खड़ा उतार के उसको आप चौराहे पे छिड़वा दो। ये एक पहली रेमेडीज है जो किसी भी तंत्र को काट देती है। अगर किसी को मूठ वगैरह लगाया गया है तो आप काली के नाम से बेसिकली ये सब करना है। काली माता के नाम से आप नींबू लेकर के उसके अंदर एक सुई डालेंगे, और कोई भी आपका इष्ट जो भी कोई है आप उसके नाम से 21 बार उसको ऐसे खड़ा उतारेंगे। खड़ा उतारने के बाद उसको आप कहीं बाहर फेंक देते हैं तो कोई भी मूठ की क्रिया है वो आपकी वापस हो जाती है। लेकिन ये उन्हीं पर काम करेगा जो कोई छोटे मोटे तंत्र या टोटके या क्रियाएं हैं। अगर कोई ज़्यादा बड़ी शक्ति आई हुई है, कोई ज़्यादा बड़ा तंत्र आया हुआ है, तो उसके लिए फिर आपको किसी तांत्रिक की ही हेल्प लगेगी और वही आपको घर में ठीक करेगा। अब नॉर्मली हवन भी आप घर में करवा सकते हैं। अच्छा, तो अभी जैसे हम बात कर रहे थे उसमें आपने कहा था कि प्रोटेक्शन के लिए भी तंत्र होता है। तंत्र का प्रोटेक्शन में ऐसा रहता है कि जैसे बेसिकली मैं कई जगह पे पूजा करने के लिए गया हूँ, हम लोग घर के मालिक से पूछ लेते हैं कि वो क्या कह रहा है, तो हम अपनी एक शक्ति को खड़ा करते हैं वहाँ पर स्पेशली। उसका थोड़ा एक्स्ट्रा चार्जेस रहता है, तो हम लोग वहाँ अपनी एक शक्ति को खड़ा करके आते हैं, जिसे हम बॉडीगार्ड खड़ा करना बोलते हैं अपनी भाषा में। वो शक्ति वहाँ पर कुछ समय के लिए रहती है, 15 दिन या 20 दिन या मैक्सिमम 1 महीने। उतने समय में यदि किसी ने उसके घर के ऊपर कोई भी तंत्र को किया, कोई भी किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी तांत्रिक ने अगर वहाँ पे कोई तंत्र किया है, तो वो जो शक्ति वहाँ पे जो हम छोड़ के आए हैं, वो शक्ति उसके तंत्र को, उसकी क्रिया को, उसकी मूठ को, उसकी विद्या को उसी तांत्रिक के ऊपर या उस व्यक्ति के ऊपर पलट देता है। इससे क्या होगा कि वो व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो सकती है,
ऑन द स्पॉट। और ऐसा कई बार हो भी चुका है, ठीक है। ऐसा कई बार हुआ है कि 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और परिणाम तुरंत आए हैं, ठीक है। अभी यहाँ केस था एक जगह का, मैं जगह के नाम तो नहीं लूँगा, तो वहाँ पर भी वही हुआ था कि हम जब तक घर पे पहुँचे थे तब तक तो उसका जो पड़ोसी था वो एक्सपायर हो गया था तुरंत ही। अच्छा। ठीक है, तो ऐसा है ना, हमने उसके लिए तंत्र नहीं किया, हमने उसको नहीं मारा। इसमें क्या है कि हमने नहीं मारा, वो अपने ही कर्म से उसने उसको कर्म किया है, उसने ही अपना ही कर्म है जो उसने भोगा, हम उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं करके गए। अगर वो तंत्र नहीं करता तो नहीं मरता। तो तंत्र के प्रोटेक्शन के लिए भी हम लोग बहुत से काम करते हैं। ओके, तो बेसिकली अगर हम बात करें, जैसे भानगढ़ की हमने बहुत सुनी है स्टोरीज, तो हाँ। क्या वो एक्चुअली है वहाँ? हाँ, भानगढ़ बहुत अच्छी जगह है। भानगढ़ जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा भूत या प्रेत या वहाँ पे बहुत ज़्यादा शक्तियाँ वहाँ पर हैं। भानगढ़ में जब हमारा जाना हुआ था तो लगभग हम 5 लोग थे और सारे लोगों को वहाँ शक्तियाँ दिखी। सारे शिष्यों की उस समय ऐसा कुछ माहौल बना था कि जैसे ही हमने वहाँ एंट्री की गेट के अंदर से, तो वहाँ से हमें शक्तियाँ दिखना स्टार्ट हुई। अच्छा। हाँ, और लगभग सारे शिष्य मेरे देख ही लेते हैं शक्तियों को, तो ऐसा कुछ बड़ा काम नहीं है। तो वहाँ हम पूरे घूमे, उसमें पूरे में हम सभी शक्तियों के लिए हमें पता ही था कि शक्तियाँ हमें मिलेंगी, तो हम लोग अपने पास से बेसिकली मिठाई लेके गए थे, जलेबी। अच्छा। हाँ, तो जलेबी को लेकर के हमने नीचे वहाँ पे पूरा हम घूम रहे थे, तो जगह जगह शक्तियाँ थी, उन सबको हम भोग लगाते चले गए। 1 सवा किलो जलेबी थी हमारे पास लगभग, पर वो जलेबी वहाँ तक सारा नीचे नीचे के फाउंडेशन सारा ख़त्म हो गया। उसके बाद जब हम उसके ऊपर चढ़े, ऊपर भी वहाँ पे उन्होंने एक छोटा कमरा बना हुआ है, उस कमरे में वहाँ पर एक जिन्न बैठा हुआ है। अच्छा। उसका नाम तो नहीं लूँगा मैं, हमें सारी डिटेल्स पता होती हैं, उसका नाम क्या है, XYZ, उसके बारे में सारा कुछ। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे तो भाई उसने भी हमसे जलेबी मांग ली, बोले साहब मेरी जलेबी कहाँ है। तो हमारी जलेबियाँ ख़त्म हो गई, तो हमने उसको 10 रुपये निकाल के दिए कि भाई ये तू अपने जलेबी लेके आ और अपना तू खाना, अभी हमारे पास जलेबी नहीं है। तो भानगढ़ में बहुत सी शक्तियाँ हैं। वहाँ पे रात को हमें इनवाइट किया जा रहा था, वहाँ की जो शक्तियाँ थी, वहाँ जो दरबार थे, दरबारी जो थे, उन्होंने हमें भी बोला कि महाराज आप रुक जाओ रात को। तो मैंने कहा अभी समय नहीं है रुकने के लिए, तो हम आ गए वापस। नहीं तो रात को हमें उनके दरबार देखने का बड़ा अच्छा मौका मिलता, काफ़ी अच्छा। और लगभग सभी जो भी शिष्य थे साथ में मेरे, उन सब ने पूरा उसका एंजॉय किया। भानगढ़ नॉर्मली साधक के लिए नहीं है, मतलब नॉर्मली व्यक्ति के लिए ठीक जगह नहीं है। रात को वहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, बेसिकली वो ख़तरनाक हो सकता है। लेकिन अभी जो भूत हैं वहाँ के, उनको अब लोगों के आने की जाने की आदत पड़ी हुई है, जिसकी वजह से वैसे कोई समस्या नहीं है, आदत है। लेकिन फिर भी कभी भी कोई उनको गाली दे या कुछ XYZ कुछ कहता है उनको, तो हो सकता है कि वो उसको नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो भानगढ़ जो है थोड़ी ख़तरनाक जगह है। मैं हिंदुस्तान के और बहुत किलों में गया हूँ, लेकिन जितनी एंटिटी वहाँ पे जो भानगढ़ में मौजूद है वो और किसी किले में मुझे नहीं मिली। अच्छा। हाँ। तो सर ऐसी और भी स्पिरिचुअल आप जर्नी अपनी बता सकते हैं, या कह लीजिए कोई केस स्टडी हो, कोई ऐसी बातें हमने पहले भी डिस्कस करी हाँ, है, ऐसा कैमरा है। भी। जैसे देखिए तंत्र में बहुत तरह के केस हैं, हमारे पास में आते रहते हैं। एक मेरा शिष्य था, उसके पास में एक बेसिकली केस आया था। तो उस केस में क्या था कि एक छोटा बच्चा था, लगभग 12 साल की उम्र का। अच्छा। हाँ, 12 साल की उम्र का बच्चा था, और उसके जो हाथ थे यहाँ पर ऐसे करके ब्लेड से कटते थे अपने आप पूरा। हाँ, अपने आप ही ऐसे करके उसके ब्लेड से हाथ से कट लगते थे। उसकी बॉडी पे भी कट लगते थे, उसके चेहरे पे भी कट लगते थे, और उसके यहाँ कान से भी कभी कोई दाने निकल आते, कभी कोई फूल के दाने निकल आते, कभी यहाँ से ब्लेड के टुकड़े निकल के आते, कभी मुंह से ब्लेड के टुकड़े निकल के आते। और बहुत तांत्रिकों मांत्रिकों से वो उसने इलाज करवाया, पर वो ठीक नहीं हुआ। तो जब वो शिष्य के पास में केस आया था तो उसने मुझे कहा कि गुरुजी ऐसे केस है, तो मैंने उसको गाइडेंस किया और हमने उसको पूरे तरीके से ठीक किया अच्छे से। तो उसके मुंह से ना बहुत सारे ब्लेड निकले थे। अच्छा। हाँ, हमने ब्लेडों से ही उसका उतारा करवाया था, तो उसके मुंह से बहुत सारे ब्लेड, उसके जब एंटिटी उसकी गई तो मुंह से ही उसके से बहुत सारे ब्लेड निकले, तब जाके उस बच्चा जो है स्वस्थ हुआ और पूरे तरीके से वो ठीक हो पाया। आज एकदम अच्छे से अपना रह रहा है। तो ऐसे अलग से स्पेशली बहुत से केस आते हैं जो अपने आप में अनोखे रहते हैं। जैसे नॉर्मली कभी कभी किसी के शरीर पे छींटे पड़ जाते हैं, किसी किसी के घरों पे छींटे पड़ जाते हैं, किसी जी। किसी के घर पे खून के छींटे पड़ते हैं, किसी के घर पे स्याही के छींटे पड़ते हैं। ये बेसिकली तंत्र की ऐसी क्रियाएं होती हैं जो या तो पुतला बना के की जाती हैं, ठीक है, या ऐसी क्रियाएं होती हैं कि आपके बाल या नाखून या आपके कपड़े से कुछ एंटिटी की जाती है, जिसके साथ में कोई शक्ति आपके घर भेजी जाती है, जो वहाँ पे आपको डराने के लिए,
आपको परेशान करने के लिए, आपको माइंड आपका डिस्टर्ब करने के लिए, ये परेशान करने के लिए शक्तियाँ भेजी जाती हैं। इनसे ज़्यादातर कभी कभी बड़ा नुकसान नहीं होता है। अगर आप घबरा नहीं रहे हैं, अगर आप डर नहीं रहे हैं, तो ये शक्तियों का प्रभाव कुछ समय में खत्म हो जाता है अपने आप। हाँ, लेकिन अगर किसी ने आपके ऊपर तंत्र भेजा ही है अच्छे से और आपको बार बार ये क्रियाएं घट रही हैं, तो आपको तुरंत ही आपको अच्छे किसी तांत्रिक को दिखा लेना चाहिए, नहीं तो आपके घर में, परिवार में कोई भी हादसा हो सकता है। अच्छा, तो सर जैसे कि आपने अपने स्टूडेंट्स के बारे में बताया, ऐसे ही हमने अभी सुना है कि आप अपने और भी कोर्सेज को लेके आ रहे हैं, राइट? तो आपके और आने वाले कोर्सेज के बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी। अभी हमारा ये अगले अगस्त के महीने में है, 29 तारीख को हमारा सर्प विद्या का शिविर है जो हर साल लगता है। अच्छा। सर्प विद्या में हम लोगों को बेसिकली सारी चीज़ें कराते हैं। शाबरी विद्या के नाम से जो विद्या इस दुनिया में चल रही है वो हम सर्प विद्या के नाम से आप लोगों को देते हैं। और साबरी विद्या में पूरा इलाज का कोर्स आता है, पूरा तंत्र का कोर्स आता है। ये बेसिकली 3 साल चलता है। अच्छा, ठीक है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 3 साल में ये विद्या पूरी कंप्लीट होती है। इसमें इस साल ये 28 को आना है लोगों को, 29 और 30 को रुकना है, 30 को आप लोग जा सकते हो। इस साल हम सर्प विद्या के साथ साथ छत्तीसगढ़ की गुंजी विद्या भी आपको प्रदान कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से चलेगी। इसके ग्रुप्स बनेंगे, लोग इस ग्रुप्स को ऑनलाइन ले सकते हैं, घर बैठ के भी ले सकते हैं। लेकिन इसका एक पर्टिकुलर एक टाइम ही हमने फिक्स किया हुआ है कि आपको अगस्त तक का पेमेंट करना है और सितंबर से ग्रुप्स चालू हो जाएंगे। सितंबर के बाद फिर इस ग्रुप में आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। एक इसमें छत्तीसगढ़ की जो विद्या है, इसमें बहुत तरह के चमत्कारिक जो काम हैं, जैसे पानी पे चलना है, हवा में उड़ना है, इस तरह के जो कुछ मंत्र थे जो आप तक किसी को पता नहीं है, वो सारे मंत्र आपको दिए जाएंगे। अच्छा। रूप बदलने के, तोता बनाने के, मैना बनाने के जो मंत्र क्रियाएं हैं, वो सारी जो अभी तक किसी को नहीं दी गई हैं या लोगों को पता नहीं है, वो सारी क्रियाएं इसमें आपको दी जाएंगी। इसका भी पूरा 3 साल का कोर्स होगा कंप्लीट। इसमें भी लगभग 150 से ज़्यादा मंत्र हैं जो आपको दिए जाएंगे, वो भी आप लोग आसानी से ले सकते हैं। 31 तारीख को हमारा एक मार्केसी का शिविर लगेगा। मार्केसी एक तरह से शैतान है, ये ब्लैक मैजिक का एक पार्ट है। अच्छा, ठीक है ना। तो इसे मैं अपने पास में ही, अपने सामने बिठा के ही करवाता हूँ, ऑनलाइन नहीं करवाता, क्योंकि थोड़ा मार्केश है, शैतानी क्रिया है, तो इसलिए मैं इसे अपने साथ बिठा के बच्चों को करवाता हूँ। मार्केश से हम लोग किसी का मारण करना, किसी का वशीकरण करना, किसी को बीमार कर देना या किसी भी बीमारी को ठीक कर देना, ये चारों ही काम बहुत आसानी से हो जाते हैं। इसमें जो भी पीड़ित है, उस व्यक्ति है, उसका पुतला बनाया जाता है, पुतला बना के उसका प्रयोग किया जाता है और वो उस पर तुरंत ही उसका असर होता है। सर एक आखिरी क्वेश्चन, कि बिना गुरु के साधना करना कितना हानिकारक हो सकता है? नहीं, बिना गुरु के तो साधना पहले तो हो ही नहीं सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर गलती से कभी हो भी जाती है, तो कोई भी शक्ति आपसे कुछ पूछ रही है, आपसे कुछ जवाब मांग रही है, आपसे कुछ क्रिया मांग रही है, तो आप उसको जवाब नहीं दे पाओगे। नतीजा क्या होगा कि आपको, आपकी फैमिली को नुकसान उठाना पड़ता है। कोई भी गुरु से अगर आप जुड़ रहे हैं तो पूरे तरीके से आप जुड़िए, ताकि गुरु आपका प्रोटेक्ट कर पाए, गुरु आपसे रक्षा कर पाए। कुछ लोगों का ऐसा रहता है कि कोई साधना उनकी सफल नहीं हो रही है, गुरु से दीक्षा ली और फिर भी उनकी साधना सफल नहीं रही। तो इसके लिए मैं लोगों से एक ही चीज़ कहता हूँ कि इस दुनिया में एक पारस पत्थर होता है जी। पारस पत्थर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब वो लोहे से टच करता है, या लोहा पारस को टच करे या पारस लोहे को टच करे, तो जो लोहा है वो तुरंत ही सोने में बदल जाता है। अच्छा। तो अब क्या है कि अगर आप पारस और लोहा दोनों चीज़ें जब मिल रही होती हैं, तो लोहा जो है सोने में बदल रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका लोहा सोने में नहीं बदल रहा है, तो दो ही चीज़ें होती हैं, या तो आप अच्छे लोहे नहीं हो, या आप अच्छी पारस नहीं हो। या तो आपका गुरु ठीक नहीं है, या आप ठीक नहीं हो। या हो सकता है कि अगर आप भी ठीक हो, गुरु भी ठीक हो, तो अभी आप गुरु के पास अभी आए नहीं हो, अभी आपने गुरु को स्पर्श नहीं किया है। ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही आप किसी गुरु के पास जाओगे, आपका जीवन पूरे तरीके से बदलना शुरू हो जाता है। ऑटोमेटिकली आपके जीवन में सुख, शांति, प्रेम बढ़ने लगता है, धन वैभव बढ़ने लगता है, काम धंधे बढ़ने लगते हैं। गुरु का नाम सबसे ऊपर रखा गया है, देवी देवताओं से भी ऊपर गुरु को रखा जाता है। तो गुरु से कभी भी आपको जुड़ना है तो पूरे दिल से, प्रेम से जुड़ना है, ठीक है। तो आपकी साधनाएं पूरे तरीके से सफल होनी शुरू हो जाती हैं। जी। तो सर आज मुझे तो बहुत मज़ा आया, बहुत मेरा माइंड डेवलप हुआ रिगार्डिंग कि तंत्र क्या होता है, तांत्रिक कैसे होते हैं, क्या पॉजिटिव साइड है तांत्रिक की। हाँ।
तो आज के बाद हम एक तांत्रिक को हमारी ऑडियंस भी एक पॉजिटिव नज़रिए से भी देखेगी, राइट? तो ऐसे ही हम और भी नए नए पॉडकास्ट के साथ आपसे जुड़ते रहेंगे और भी नए टॉपिक्स आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है। एंड आप लोगों को भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड कुछ और जानकारी जाननी हो तो भी हमें बताइएगा कमेंट्स करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आदेश।